दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ और हाल ही में मैंने इंग्लिश में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने थेरेपी के कॉस्ट के बारे में थोड़ी चीज़ें बताई थी और मैंने सोचा कि हिंदी में भी आप लोग को बता दें। ये वीडियो जो है मैंने पहले भी कर चुका हूँ लेकिन दूसरे अंदाज से मैंने प्राइसिंग की तरफ देखा था और इंग्लिश में मैंने इसलिए बनाया दोबारा क्योंकि बहुत सारे नए मेंबर्स आए हैं, सॉरी सब्सक्राइबर्स आए हैं, उनको अपडेट करने के लिए किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों प्राइसिंग के बारे में बात करें तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर जीन थेरेपी आ जाए तो उसकी क्या प्राइसिंग हो सकती है। और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स बार बार पूछते रहते हैं कि कब मिलेगी दवा, क्या कॉस्ट होगा वगैरह वगैरह। तो कॉस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे ख्याल क्या है इसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं। जो पहली जो दवाई है ART, जो आप डेली यूज़ करते हो, वो दवाई जो है वो काफ़ी इनएक्सपेंसिव यानी कि सस्ती हो गई है बाकी के दवाओं के तुलना में। लेकिन हमें ART इतनी सस्ती नहीं लगती क्योंकि उसको हमने जीन थेरेपी के साथ तुलना नहीं किया। उदाहरण के लिए आप देखिए, दो नए जीन थेरेपीज हाल ही में अप्रूव हुए हैं। एक है कैसजेवी जो क्रिस्पर थेरेपी के पास से आई है सिकल सेल डिजीज़ के लिए, और दूसरी है लाइफजीनिया जो ब्लूबर्ड बायो की तरफ से आई है सिकल सेल डिजीज़ और बीटा थैलेसीमिया के लिए। और ये दोनों थेरेपी जो है, कैसजेवी का भाव है $2.1 मिलियन ट्रीटमेंट के लिए, एक शॉट के लिए, और उसमें लाइफ लॉन्ग के लिए ट्रीटमेंट हो जाता है, फंक्शनल क्योर है सिकल सेल डिजीज़ का। और दूसरा जो है वो है लाइफजीनिया, उसका प्राइस है $3.1 मिलियन। तो इस तरह के प्राइस HIV पेशेंट कैसे दे सकते हैं, और ख़ास गरीब देश जो है वहाँ पर जहाँ कमाई भी इतनी नहीं होती, ज़िंदगी भर की कमाई पूरे परिवार की इतनी नहीं हो सकती, तो कैसे दे सकते हैं, ये सवाल आता है। तो इसलिए प्राइसिंग के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो अगर देखने जाओ तो मेडिसिन के अलग अलग जनरेशन्स है। जैसे कंप्यूटर पहले अपग्रेड होते जाती है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, इस तरह से अपग्रेड होते जाती है। आईफोन जो है, आईफोन 9, 10, 11, 12, 13, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है तो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी बोलते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले का टेक्नोलॉजी जो था, जब लोगों ने डिस्कवर किया कि एड्स क्यों होता है, HIV की वजह से होता है, जब उन्होंने ये पता लगाया तो फिर उन्होंने कोशिश की कि HIV के लिए कोई दवा बनाए। तब जो उन्होंने किया था वो टेक्नोलॉजी थी मॉलिक्यूल्स की टेक्नोलॉजी, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, यानी कि टैबलेट्स बनते थे उसके, और वो टैबलेट खाने के बाद वो रसायन होता था शरीर के अंदर, और दवा जो है वो रसायन यानी कि केमिकल रिएक्शन से वो ये बीमारियों को हैंडल करते थे। ये फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन था। और उस ज़माने में लोग जो है सिम्टम्स को हैंडल करके डिज़ीज़ को हैंडल करते थे। समझ लीजिए कोई एक डिज़ीज़ है, वो 15 दिन चलने वाली है, और वो डिज़ीज़ जब जारी रहती है तो बहुत सर दर्द होती है और इंसान को उल्टी आती है और पैर में दर्द होता है। समझ लीजिए ये 3 सिम्टम्स रहते हैं ये बीमारी के साथ, और ये 15 दिन तक चलने वाली है। तो डॉक्टर लोग क्या करते थे कि सर दर्द के लिए एक दवा दो, उल्टी को बंद करने के लिए एक दवा दो, और पैर दर्द के लिए एक दवा दो, हो गया। और वो 15 दिन में वो जो बीमारी है अपने आप उसका साइकिल करके ख़त्म कर लेगी और दवाइयाँ भी बंद। तो इसका मतलब है कि सिम्टम्स को ट्रीट करते हुए बीमारी को ट्रीट करना, लेकिन बीमारी का जो मूल कारण है उसको ट्रीट करना उसमें नहीं था। दूसरा तरीका था ऑपरेशन, जहाँ जहाँ शरीर में ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता था वो सब किया जा रहा था। फिर तीसरा आया रेडिएशन और कीमोथेरेपी। जब ऑपरेशन के बाद भी बार बार ग्रोथ होती है तो उसे कैंसर बताया गया, तो उसको हैंडल करने के लिए रेडिएशन, कीमोथेरेपी ये यूज़ किए। और इसके अलावा शरीर के अंदर क्या हो रहा है वो देखने के लिए एक्सरे, उससे क्या कहते हैं, MRI मशीन, वो सब आ गए। तो इस तरह से मेडिसिन चल रही थी। लेकिन जीन थेरेपी जो है ये बहुत ही अलग है। जीन थेरेपी यानी कि जो अपने लाइफ का पूरा प्रोग्रामिंग है उसको जाके बदलना, यानी कि जड़ से बीमारी को उखाड़ना। और ये जीन थेरेपी जो है हर बीमारी के लिए नहीं होता, उसी बीमारी के लिए होता है जिसको जड़ से ठीक किया जा सकता है। समझ लीजिए किसी को मलेरिया हो जाए
तो मलेरिया तो कीटाणु की वजह से हुई है, तो कीटाणु के ऊपर जीन थेरेपी किया जा सकता है कि कीटाणु को मारने के लिए। लेकिन इंसान के जीन्स में अगर मिस्टेक हो जिसकी वजह से लीवर सही बाइल प्रोड्यूस नहीं करता है या कोलेस्ट्रॉल ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसके लिए जो जाके जीन में चेंज करेंगे उसको जीन थेरेपी कहते हैं, जहाँ मूल कारण को ठीक करके शरीर को वापस ठीक किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, उसको जीन थेरेपी कह सकते हैं हम। जीन थेरेपी सबसे एडवांस लेवल थेरेपी है फ़िलहाल, और अभी अभी शुरू हुई है। इसका मतलब है लगभग बहुत सारे डॉक्टर्स दुनिया भर में जो है अभी भी मॉलिक्यूल्स ऑपरेशन इसी के साथ काम चलाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो जीन थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी अभी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी, और मेरे हिसाब से 20 साल के बाद ज़्यादातर जीन थेरेपी हर जगह पर बहुत कॉमन हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जीन थेरेपी का पैटेंट ख़त्म हो गया होगा, जेनेरिक्स आ जाएंगे और सबको जीन थेरेपी मिलेगी। लेकिन अगर आप इतिहास देखो कि मॉलिक्यूलर जो ड्रग्स है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स वाले जो ड्रग्स है, उनका प्राइसिंग कैसे हुआ। पहले जब ये मॉलिक्यूल्स वाले ड्रग्स आ गए तो उनका भाव बहुत ज़्यादा था और सबको ख़रीदना मुश्किल पड़ता था। फिर धीरे धीरे करके जैसे संख्या बढ़ी मैन्युफैक्चरिंग की और पेटेंट निकल गया, जेनेरिक्स आ गए, तो सस्ते होने लगे और कंपटीशन आ गया, बहुत सारे फार्मा कंपनी आ गए, तो अलग अलग फार्मा कंपनी अलग अलग तरीके से उसी बीमारी के लिए दवा बनाते थे। यानी कि अगर सर दर्द कम करना हो तो आपके पास एनासिन है, सेरिडॉन है, अलग अलग है, तो लेकिन वो अलग द्रव्य इस्तेमाल करते हुए उस सिम्टम को दबाने में सक्षम हो गए और वो अप्रूव हो जाती ड्रग। तो ड्रग्स का कंपटीशन होता कि अगर उल्टी बंद करनी हो तो उसके लिए 4 अलग अलग ड्रग्स है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, तो ये कंपटीशन की वजह से भाव कम हो गया और ज़्यादातर डॉक्टर्स लोग भी यूज़ करने लगे। तो जैसे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन होता है, ज़्यादा ड्रग बनता है, तो कॉस्ट कम हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग का और सेल प्राइस भी कम हो जाता है। और गवर्नमेंट ने कहा कि ये कंपनीज़ जो है जो ड्रग बनाती है ये भाव बढ़ा लेते हैं, इसलिए उनका पेटेंट जो है 20 साल के बाद ख़त्म। उसका मतलब है कोई भी उस फार्मूला को लेके बना के बेच सकता है वो दवा। तो उसको कहते हैं जेनेरिक्स, और जेनेरिक्स की वजह से भाव काफ़ी कम हुई। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जेनेरिक्स का प्रॉब्लम क्या है, कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जेनेरिक्स जब एक बार आ जाती है तो जिस कंपनी ने वो दवा बनाई थी उसको वो दवा बनाना बंद कर देती, क्योंकि उसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है और उसका सेल प्राइस बहुत घट जाता है। तो नुकसान करने के बजाय कंपनी बंद कर देती है दवा बनाना। लेकिन कौन दवा बनाता? ये जो दूसरे कंपनी से जिन्होंने रिसर्च में खर्चा नहीं किया, वो अभी ये पेटेंट ख़त्म हो गया तो फार्मूला कॉपी करके वो बनाने लग जाते हैं। तो समझ लीजिए 10-12 कंपनीज हर एक देश में वो फार्मूला को लेकर दवा बनाने लग जाएगी, क्योंकि रॉयल्टी कुछ देने की ज़रूरत नहीं और रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, सीधा फार्मूला निकाला बनाया। और 20 साल तक अगर कोई दवाई चले तो हर एक डॉक्टर को वो दवा पता है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसकी मार्केट भी काफ़ी रहती है। तो जब पहले कोई भी दवा पैटेंट से गिरती है तो समझ लिए उसका भाव 100 रुपया था, तो पैटेंट से गिरी तो सब कंपटीशन जब शुरू होती है जेनेरिक्स में तो 100 में से 50 हो जाएगा उसका भाव। लेकिन 50 में नहीं टिकता, क्योंकि जो कंपटीशन करती है कंपनीज वो सोचती है कि मैं थोड़ा कम में दे के मैं ज़्यादा बेचूं। तो ऐसे करते 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 वो 100 में से जो 50 पे आया वो 50 पे से 25 पे आ जाता है। और जैसे जैसे भाव घटता है बहुत सारी कंपनीज़ को प्रॉफिट के बिना काम करने को मज़ा नहीं आता, प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाती है। तभी अगर उन्होंने देखा कि दूसरी कोई दवा जो है उसका पेटेंट ख़त्म हो गया और वो अभी जेनेरिक बनने को तैयार है, तो तुरंत वो ये दवा बनाने के बजाय उस दवा पे जाते ज़्यादा मार्जिन के लिए। तो उस चक्कर में कोई कोई दवाइयाँ बनना ही बंद हो जाती है, जिसका कंपनी ने डिस्कवर किया वो भी बंद कर देती है, प्रॉफिट्स नहीं है इसलिए। और जेनेरिक्स वाले भी भाव नीचे घटा के, बहुत नीचे घटा के उसमें फ़ायदा नहीं है सोच के उसको छोड़ के दूसरी दवाइयों पे चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है जेनेरिक्स में, कोई कोई जेनेरिक्स में, हर एक में नहीं लेकिन कोई कोई में हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम है जो स्मॉल मॉलिक्यूल मेडिसिन है, जिसको हमने देखा है 30-50-60 साल से मार्केट में आते हुए। और रही बात जीन थेरेपी की, मुझे लगता है कि जीन थेरेपी भी कुछ इसी चलन में जा सकता है, क्योंकि ये जो क्रिस्पर पैटेंट है, ये पैटेंट 20 साल में ख़त्म हो जाएगी। पैटेंट ख़त्म हो गई तो उसके लिए रॉयल्टी देने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको लाइसेंस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपनी जो है अभी
जो भी कंपनी क्रिस्पर पे रिसर्च करती है, क्रिस्पर Cas9 यूज़ करके जीन एडिटिंग करके दवा बनाती है, उसको क्लिनिकल ट्रायल में रहने के टाइम कोई लाइसेंस फ़ी भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर FDA ने अप्रूव कर दिया और उस दवा को मार्केट में लाना हो तो पहले उनको लाइसेंस देना पड़ेगा क्रिस्पर के लिए, क्रिस्पर Cas9 के लिए। फ़िलहाल 2 कंपनी के पास राइट्स है लाइसेंस के लिए, एक है क्रिस्पर थेरेपेटिक्स और दूसरा है एडिटास। ये 2 कंपनी के पास लाइसेंस राइट्स है, तो दोनों को देना पड़ता पैसा और काफ़ी तगड़ा अमाउंट देना पड़ता। फिर उसके बाद ये दवा बेचना चालू कर सकते हैं, और जब तक दवा बिकते रहती है तब तक उनको, और जब तक पेटेंट चालू है तब तक उनको हर साल पैसे देने पड़ेंगे ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए। तो उसकी वजह से क्या है कि दवा की भाव बढ़ जाती है। और दूसरा बात यह है कि जो मॉलिक्यूलर मेडिसिन बनाते हैं उसमें अभी इतने सारे फार्मासिस्ट हैं, इतने सालों से जो फार्मेसी कॉलेज में सबको ट्रेन करके लेके आए हैं, वो लोग बहुत सारे पब्लिक अवेलेबल है काम करने के लिए, तो सैलरीज जो है वो ज़्यादा हाई नहीं है, स्टेबल हो गई है, और वो सैलरी के साथ लोग काम करते हैं और कंपनी में अच्छा काम होता है, सब हो जाता है। लेकिन जीन थेरेपी जब आती है तो जीन थेरेपी रिसर्च के लिए जो काम करने चाहिए लोग, वो बहुत हाईली क्वालिफाइड रहने पड़ते हैं, और वो वैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो जो गिने चुने लोग मिलते हैं ऐसे काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा पगार देना पड़ता है उन्हें रोके रखने के लिए, क्योंकि उन्हें दूसरा कोई कंपनी खींच लेगा, तो उसके लिए उन्हें रोके रखने के लिए ज़्यादा पगार देना पड़ता है। इसकी वजह से भी जीन थेरेपी की भाव बढ़ जाती है। लेकिन जैसे नए नए विद्यार्थी देखते हैं कि वो जीनोमिक्स बायोटेक्नोलॉजी में PhD किया और जाके जीन कंपनी में काम करे तो बहुत ही ज़्यादा पगार मिलता है, तो लोग फार्मेसी करने के बजाय बायोटेक्नोलॉजी में जाने लगेंगे पढ़ाई करके, और धीरे धीरे जीन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लोग आ जाएंगे काम करने को। अगर बहुत सारे लोग काम करने को तैयार है तो पगार जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएगी और ऊपर बढ़ना कम हो जाएगा, और उसकी वजह से जो है दवा बनानी, जो है जीन थेरेपी बनानी है, उसकी खर्चा भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि आगे चलकर धीरे धीरे जीन थेरेपी की भाव कम होने लगेगी। जैसे बहुत सारे कंपनीज जीन थेरेपी बनाना शुरू कर लेंगे तो स्टाफ भी बहुत आने लगेंगे, और साथ ही साथ अभी जो मशीन्स है वो बहुत महंगे हैं। दोस्तों, मैं कंप्यूटर का उदाहरण देता हूँ। सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था वो बहुत महंगा था और एक पूरा बिल्डिंग के अंदर बैठता था, उसको ENIAC कहते थे, इतना बड़ा कंप्यूटर था। और आज की तारीख में आप देखो तो वो बिल्डिंग में भरा हुआ वो जो कंप्यूटर था, एक कंप्यूटर, वो उसमें जितनी मेमोरी थी और जितना काम कर सकता था उससे ज़्यादा जो है आज हमारे एक सेल फोन के अंदर है। एक फ़ोन जो भी आपके हाथ में होगा उसके अंदर उससे ज़्यादा पावर है। तो इस तरह से इम्प्रूव होती जाती है टेक्नोलॉजी और उसका भाव कम होते जाता है। तो ये ऑलरेडी होने लगा है जीनोमिक्स में। जीनोमिक सीक्वेंसिंग मशीन्स जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुए हैं और उनका भाव काफ़ी कम हुआ है, तो इसका भी असर पड़ेगा आगे चलकर जीन थेरेपी को सस्ता करने में। लेकिन अभी भी काफ़ी महंगा है, क्योंकि ये सब मशीन्स जो है बड़ी संख्या में नहीं बनाए जा रहे हैं, कम संख्या में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कम कंपनियां मांग रही है। लेकिन उसकी डिमांड अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जैसे आप ज़्यादा मशीन बनाने लगोगे तो जो खर्चा है वो मैन्युफैक्चरिंग का वो बहुत सारी मशीन्स में बढ़ जाएगा, तो हर एक मशीन का भाव जो है वो कम हो जाएगा, तो कम भाव में वो बेच के फिर भी मुनाफा कर सकते हैं। तो जैसे मशीन का भाव कम होगा, साइंटिस्ट का सैलरी कम होगा, तो जीन थेरेपी का भी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हो जाएगा। इस तरह से ये बढ़ सकता है। लेकिन ये सब होने को मेरे ख्याल से 20-25 साल का टाइम लगेगा जीन थेरेपी में इस तरह से भाव कम होने के लिए। तो इसके बीच में आदमी करे तो क्या करे? तो आप अगर देखोगे तो ये ART जो है अभी आपको मिल रही है, ये सब सब्सिडाइज्ड ART है, जिसे गवर्नमेंट ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने या गेट्स फाउंडेशन ने, इन लोगों ने सब पैसा डाल के इसका सब्सिडाइज करके रखा है ताकि आपको फ्री में या कम भाव में मिल सके। तो ये जो चीज़ की गई है यही चीज़ जीन थेरेपी में भी हो सकती है। लेकिन अभी जब समझ लीजिए AGT 103 या EBT 101 अप्रूव हो जाए 2 साल में, तो मेरी उम्मीद है कि तभी तक हमारे जो ART है जो डेली लेना पड़ता है उसमें से हर 2 महीने में एक बार इंजेक्शन लेना है, बस उतना ही चाहिए। इस तरह की ART आ जाएगी तभी तक।
और उम्मीद है कि शायद तभी तक साल में एक बार लेने वाली ART भी आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से जब AGT या AGT 103 या EBT 101 अप्रूव हो जाएगी, उस टाइम पे अपने पास यहाँ पर 3 तरह के HIV थेरेपीज़ होंगे। एक होगा वो ART जो हमेशा लेते हैं, वो लगभग मुफ्त में ही हो जाएगा मेरे हिसाब से विश्व भर में। और सेकंड जो है वही ART जो है उसको अलग तरीके से दी जाएगी, वो 2 महीने में एक बार लेना पड़ेगा। वो जो है वो थोड़ा महंगा रहेगा, और उससे भी महंगा होगा साल में एक बार लेने वाला HIV का ART, और उससे महंगा होगा जीन थेरेपी जो एक बार ले लो तो ज़िंदगी भर के लिए सब फिट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब AGT 103 और EBT 101 आएगी, जो अमीर देश में जो अमीर लोग हैं वो लोग पहले इसका इस्तेमाल करेंगे पूरा भाव देकर, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो रिच पेशेंट्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। अमीर कंट्रीज़ में जो कुछ इंश्योरेंस के थ्रू दिया जाता है वो सब भी ख़त्म हो जाएगा। फिर ये कंपनीज बोलेगी अरे हमें अभी पेशेंट्स चाहिए, हम कहाँ से पेशेंट्स लेके आए। और तब उनका दिमाग सही जगह पर होगा जब बाकी के गवर्नमेंट्स उनके साथ नेगोशिएट करेंगे भाव कम करके, जो कम विकसित देश है वहाँ पर बेचने के लिए। तो तभी वहाँ सब आ जाएगी, फाउंडेशन और गवर्नमेंट सब उसको सब्सिडाइज करेगी। आज की तारीख में ART जैसे मिलता है, तब जीन थेरेपी जो है वो ART की तरह सब्सिडाइज और मुफ्त भाव में मिल सकती है, लेकिन इसके लिए काफ़ी टाइम है। मेरे हिसाब से जीन थेरेपी का इंट्रोड्यूस होके 10 साल के बाद ऐसे हो सकता है। तो समझ लीजिए जीन थेरेपी इंट्रोड्यूस हो गई 2027 को, तो मुझे उम्मीद है कि 2017-2020 के आसपास जीन थेरेपी काफ़ी सस्ती मिलनी चाहिए लोगों को, और धीरे धीरे करके HIV इंसान में से निकल जाएगी। फिर हमें बंदरों में से और बिल्लियों में से HIV निकाल देना पड़ेगा ताकि इंसान में दोबारा वो कीटाणु न आए। मैं ये सोच रहा हूँ। और ऑफ कोर्स मैं तो आम आदमी हूँ जो जीनोमिक कंपनीज का इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखता है। मेरा दूसरा चैनल जो है उसमें मैं नैस्डैक में जो जीन थेरेपी कंपनीज है, लगभग 20-25 कंपनीज है, उनका मैं एनालिसिस करता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ कि कौन सी कंपनी कैसे चल रही है, किसका भाव कितना होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उस हिसाब से मेरा जो नॉलेज एक्यूमुलेट हुआ है उसको मैंने इस्तेमाल किया कि HIV थेरेपी किस तरह से प्राइसिंग हो सकती है, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में इसे पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लग जाएगी जीन थेरेपी को सस्ते में मिलने के लिए। लेकिन इंडियंस लोग जो इंडिया में भी जो अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, वो कोई भी फॉरेन कंट्री में जाकर उसका कैश ये जो AGT 103-T या EBT 101 जो है वो जब अप्रूव हो जाएगी तो वो फॉरेन कंट्री में जाके खुद का ट्रीटमेंट करके ले सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनके पास 3 मिलियन $4 मिलियन पड़े हैं इलाज करने के लिए, उन लोग को तो राहत तुरंत मिल जाएगी। लेकिन जो बाकी की आम जनता है, जो गरीब जनता है, उन लोग के लिए जो है मेरे ख्याल से वो जो बहुत गरीब होंगे उनको ART दवा तो मिल ही जाएगी, गवर्नमेंट तो 100% देगी। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग बोलेंगे कि अभी ART के बजाय मुझे 2 महीने में एक बार जो होता है वैसा वाला दवा देना, और जो नेक्स्ट लेवल पे हो गए वो लोग साल में एक बार वाला लेंगे। तो इस तरह से कुछ मार्केट सेगमेंट हो सकता है, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ, या मेरी ऐसी कल्पना है कि ऐसे हो सकती है। तो दोस्तों मैं जो सोच रहा हूँ ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा जो तजुर्बा है ये जो जीन थेरेपी कंपनीज का रिसर्च करने का, उसको इस्तेमाल करते हुए मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताऊं। मैं इंग्लिश में यही वीडियो बनाए, अभी मैंने हिंदी में आपके लिए बनाया। उम्मीद है आपको पसंद आया। फिर मिलेंगे। जय हिंद।